let us solve some questions on what we have learned so far. अगर आपको याद होगा तो हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट आर्बिट्ररी पॉइंट डिराइव किया था. We'll solve some questions on that now. Example 12.1, a short magnetic dipole has magnetic moment 0.5 ampere meter square. तो आपको given quantities में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया है which is 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट अभी तक आपको डायपोल मोमेंट का पता नहीं था, बट नाउ यू नो इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. गुड. कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. अगर आपको याद होगा जिस डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करना है उसको डिनोट करते हैं आर से. आर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 2. 20 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 1. ये आ गया आपके पास आर. एंड आपको पूछा है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन, और आपको म्यू जीरो की वैल्यू भी दी है. तो म्यू जीरो इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, मतलब म्यू जीरो बाय 4 पाई is equal to 10 power minus 7. This is what you have. तो कम से कम given parameters आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए. This is the first thing. ऐसा units. Good. What you're supposed to find? Find क्या करना है? Magnetic field. Magnetic field. Calculate magnetic field. कहाँ पे? Number 1 axis पे, Number 2 इक्वेटर पे, एंड ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला पता ही है. यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड. इट इज म्यू जीरो बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल के लिए इट इज म्यू जीरो बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब. अब एक काम करो, what you can do here is, इसी को आप लिख सकते हो, you can just multiply by 2 and divide by 2. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये आपको मिल जाएगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक ही चीज फाइंड करनी पड़ेगी, दूसरा उसका हाफ है, राइट? सो you have axial magnetic field by 2, therefore equatorial magnetic field is axial magnetic field upon 2. Then extremely simple, the axis is mu 0 by 4 pi, इसके लिए पता है 2m by r cube. mu 0 by 4 pi कितना? 10 power minus 7. 2 into m is 0.5, r का क्यूब, r is 2 into 10 power minus 1 का क्यूब. 2 into 0.5 is 1, है ना? ये आ गया आपका 1. तो 10 पावर माइनस 7, 2 का क्यूब इज 8, 10 पावर माइनस 1 इज माइनस 3. 1 is 1, 1 by 2 is 0.5, 1 by 4 is 0.25, 1 by 8 is 0.125, 1 by 2.5 हो गया. 1 by 4 मतलब हाफ का हाफ, मतलब 0.5 का हाफ, मतलब कितना? 0.25. 1 by 8 मतलब हाफ के हाफ का हाफ, 1/4 का हाफ, मतलब 0.25 का हाफ, मतलब 0.125. वही तो है ये 0.125 और 10⁻⁻⁴. क्या? किलोग्राम? किलोमीटर? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, टेस्ला में आता है वो, टेस्ला, राइट? और अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क विल बी गॉन. तो हाफ मार्क चाहिए तो यूनिट वहां पे दिखना चाहिए. दिस इज बी एक्सिस बाय 2. अभी 0.125 का हाफ सबको आता होगा, 0.0625 10 पावर माइनस 4 टेस्ला. डन. 12.2, Earth's magnetic field at equator is approximately 4 into 10 power minus 5 Tesla.
कैलकुलेट अर्थ डाइपोल मोमेंट। आपको गिवन क्वांटिटीज में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है विच इज 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आपको पूछा है अर्थ डाइपोल मोमेंट मतलब m फाइंड करना है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और ये तो वैसे अभी याद रहना भी चाहिए क्योंकि जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड ग्रेविटेशन। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि इसके फॉर्मूला में स्मॉल r आता है, राइट। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। And of course, mu 0 by 4 pi is 10⁻⁻7 SI units. You are supposed to find out dipole moment M. And formula equatorial field का formula अभी हमने देखा था। For equatorial field, you have B equator mu 0 by 4 pi M by R cube। मतलब अगर मुझे M चाहिए तो R क्यूब को शिफ्ट कर दूंगा, B इक्वेटोरियल बाय R क्यूब, 4 पाई ऊपर म्यू 0 नीचे, मतलब म्यू 0 बाय 4 पाई मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूं। गुड, देन सिंपल, क्योंकि नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड B इक्वेटोरियल दिया है 4 इंटू 10⁻⁻5 6.4। आई डोंट लाइक दिस पॉइंट। 6.4 को 64 10⁻5 10�7 मत कर देना, ये 10�5 है क्योंकि 6.4 मतलब 64 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 और 10⁻+6 इज 10⁻+5, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10⁻5 का क्यूब अपॉन 10⁻⁻7। तो नाउ ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने वाले हैं क्योंकि 64 का क्यूब। वी विल सी ऐसे कैलकुलेशंस में सबसे पहला काम आपको ये करना है, गेट रिड ऑफ पावर्स ऑफ 10 10⁻⁻5 या 10⁻5 और 3 15 10⁻15 में से 5 गए, 10⁻+10 ये ऊपर आएगा 17 10⁻17, तो 10⁻+17 आ गया। अब बचा आपके पास 4 64 का क्यूब, 64 को 65 मान लो क्योंकि हम वैसे भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 64 को 65 क्यों, बिकॉज यू नो 65 का क्यूब मतलब 65 इंटू 65 का स्क्वायर क्यूब है ना। और आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5, इसका स्क्वायर लिख लो, इसको अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 to 25, तो ये आ गया 65 इंटू 4 to 25। अब एक काम करना, 64 था हमने 65 ले लिया, करेक्ट, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर लो, मतलब 4225 को ले लो 4000, राइट। 65 4 दा 260 और ये 3 0 मतलब 26 इंटू 10 पावर अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू 26 इंटू 10 पावर 4 और 10 पावर 17, करेक्ट। 26 4 दा 104 इंटू 10 पावर 21। मैंने अभी भी बताया था m का यूनिट याद है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आया 104 इंटू 10 पावर 21 और एग्जैक्ट आंसर है 105 इंटू 10 पावर 21। तो दिस इज हाउ यू कैन डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। क्वेश्चन, टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स। स्मॉल बार मैग्नेट का मतलब पता होना चाहिए, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब फॉर्मूलाज कौन सा यूज होगा, R क्यूब का, मतलब R क्यूब का मतलब यही जो फॉर्मूलाज जो आपने लिखे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये दे आर एक्चुअली दिस आर नॉट द रियल फॉर्मूलाज, ये स्पेशल केस में आता है व्हेन R स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो स्मॉल मैग्नेट ये वर्ड यूज हुआ, मतलब यू आर अंडर दिस कंडीशन, याद रखना। अब
टू स्मॉल एंड सिमिलर, सिमिलर मतलब दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा, दोनों का डायपोल मोमेंट भी सेम होगा, हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच, they are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other, important, ऐसा रखा है कि दोनों के एक्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, गुड, a line drawn through the axis of one magnet, आपने एक्सिस के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी एक मैग्नेट की, passes through the center of the other magnet, वही एक्सियल लाइन एक मैग्नेट का दूसरे के सेंटर से पास होता है, if the distance between their centers is 2 meter, एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट के सेंटर में डिस्टेंस है 2 मीटर, find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining their centers, good question, very good, and this type of questions they ask also in JEE NEET. तो देखो ऐसा है, you have two similar bar magnets, तो ये एक आ गया, सिमिलर मतलब सिमिलर, और क्योंकि एक का एक्सिस दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दूसरा ऐसा होगा, something like that. अब you have axis of first, you have axis of second, and क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है आपको, एक का एक्सिस दूसरे के सेंटर से पास होता है और दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मैं इसको एक काम करता हूं, इसको बोलता हूं मैग्नेट नंबर 1, इसको बोलता हूं मैग्नेट नंबर 2। एक काम करते हैं, इसका हम बता देते हैं नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल ओवर हियर, सिमिलरली नॉर्थ एंड साउथ, और आपको बोला है कि पहले मैग्नेट के सेंटर से दूसरे मैग्नेट के सेंटर तक मतलब इतना डिस्टेंस, ये है 2 मीटर, और आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, इसके मिड पॉइंट पे, ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे, तो ये आ गया P पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब 2 का हाफ, मतलब यहां से 1 मीटर और यहां से भी ये आएगा 1 मीटर, मतलब R2 सेकेंड मैग्नेट के लिए ये P पॉइंट है इक्वेटर पे, और पहले मैग्नेट के लिए यही P पॉइंट है एक्सिस पे, तो R1 और R2 डिस्टेंसेस भी आपके पास है सेम, राइट, देन यू शुड नो magnetic field due to first magnet is equatorial की axial, axial क्योंकि P point is on the axis of first magnet which is equal to mu 0 by 4 pi 2m by r1 cube, right. Similarly दूसरा जो मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट के लिए you have mu 0 by 4 pi m by r2 cube, बट r1 and r2 तो सेम है, राइट, तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू 1 मीटर, तो इसको यहां से हटा देंगे, तो सिर्फ r क्यूब एंड r क्यूब इक्वल टू r, 1 मीटर वी विल सब्स्टिट्यूट लेटर, फिलहाल रहने दो, करना चाहो तो वैसे यू कैन डू, इफ यू वांट आप यहाँ पे भी m की वैल्यू 1 डाल सकते हो, क्योंकि बोला है ना m की वैल्यू 1, हाँ, तो m की वैल्यू भी 1 बोली है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ठीक है, इट्स बेटर फॉर अस, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा काम कम हो जाएगा, तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2, दैट्स इट, क्योंकि m1 इज 1 r1 इज 1, दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई, डन, राइट, क्या टेस्ला एंड टेस्ला। अब इफ यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब पहले बार मैग्नेट का P पॉइंट पे फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ, मतलब अलोंग द एक्सिस, क्योंकि एक्सियल पॉइंट है ना, इसलिए अलोंग द एक्सिस, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। और अगर आपको याद होगा तो इक्वेटर के केस में, नहीं याद होगा तो लेट्स गो बैक हियर, यू सी एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपने यहां पे लिया है एक्सियल फील्ड, राइट, दिस इज B1 इज एक्सियल, क्यों एक्सियल, क्योंकि P पॉइंट पहले मैग्नेट के एक्सिस पे है, लेकिन वही P पॉइंट सेकेंड मैग्नेट के इक्वेटर पे है, तो यहां पे आएगा किसका फील्ड, सेकेंड का फील्ड, या फिर यहां जाएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक इट हियर और टेक इट देयर, डजंट मैटर। क्यों? अल्टीमेटली तो परपेंडिकुलर है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अलोंग द डायगोनल, दिस इज P, right? So since point P lies on the axis of magnet 1, hence for magnet 1 there will be axial field, and since point P lies on the equator of magnet 2, hence for magnet 2 the magnetic field will be equatorial. For magnet 2, hence for magnet 2 there will be equatorial field, and therefore you can say but these two fields क्या है ये, are perpendicular to each other, therefore resultant field B is under root of B1 square plus B2 square plus 2P1 B2 cos of 90. Cos 90 is 0. Then this is equal to B1 कितना था, 2 mu 0 by 4 pi का स्क्वायर है प्लस mu 0 by 4 pi का भी स्क्वायर है। तो एक काम करो, 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पे 1, क्यों? क्योंकि mu 0 by 4 pi तो हमने निकाल लिया कॉमन, तो mu 0 by 4 pi का स्क्वायर कॉमन बाहर, इसको बाहर मतलब रूट के बाहर, तो mu 0 by 4 pi और 4 plus 1 is 5, तो रूट 5, बट दिस इज व्हाट, mu 0 by 4 pi कितना होता है, हो गया आंसर डन, रूट 5 to 10 power minus 7 टेस्ला। Right, so let's move towards last and the most interesting topic of this chapter, which is Earth's magnetism. This is very interesting, simple, सिर्फ हमको बेसिक आइडियाज देखने हैं, we don't want to go into details of it, but this is one of the reasons that we are alive, ना? हमको कैसे खोखला होता है बीच बीच में, वैसे हमारा नियरेस्ट स्टार, विच इज द नियरेस्ट स्टार, सन, यस, अर्थ से सन है, उसको भी बीच में खोखला होता है, you know, it basically throws hot lava once in a while in between, क्योंकि बीच बीच में hot material it keeps on throwing, and when it keeps on throwing मतलब सोलर सिस्टम में जाएगा, मतलब basically it also travels towards earth, and you know that hot material plasma basically is made up of charged particles, and charged particles when interact with magnetic field उनका path deviate हो जाता है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधा हमारे ऊपर gone, no life. So it is because Earth's magnetic field that hot material ये अर्थ तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको डाइवर्ट कर देता है, राइट? सो याद रखना, आज मैंने 12th का एक बेस बना दिया, magnetic field normally changes the path of charged particles, moving charged particles, so magnetic force is responsible for changing the direction of motion of charged particles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो
सब देखेंगे हम डिटेल में, we will see in detail different phenomena, but you should know the study of Earth's magnetic field is called as terrestrial magnetism. You know, territory मतलब Earth, terrestrial magnetism, or it is called as geomagnetism, क्योंकि geo मतलब geography, geo Earth, right? So the study of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field is known as terrestrial magnetism और जियोमैग्नेटिज्म. पढ़ते हो ना जियोग्राफी, राइट? तो जियोमैग्नेटिज्म बेसिकली. इफ यू वांट टू डू रिसर्च लेटर तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है. यू कैन आल्सो डू समथिंग इन दिस फील्ड ऑफ रिसर्च, जियोमैग्नेटिज्म. ओके, देन we'll start with basics, very basics, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स ही पता होने चाहिए. So let us take Earth, and you know that Earth rotates. I hope you know Earth rotates. पता है ना? कैसे पता? नहीं तो फिर day and night नहीं होता. So because every day sun rises and then late evening it sets, मतलब Earth is rotating. So Earth rotates about a line, and this line is called as geographic axis. So सबसे पहला, सबसे basic term that you should know is geographic axis. Geographic axis. Define कैसे करोगे? The line about which Earth rotates or Earth spins is known as geographic axis. We will denote it by GA, geographic axis, right? अब जैसे हमने कल देखा था, जिस प्लेन में इक्वेटर होगा उसको बोला था इक्वेटोरियल प्लेन. जिस प्लेन में जियोग्राफिक एक्सिस होगा उसको बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन. सो एट एनी प्लेस a vertical plane through which geographic axis passes, या फिर at any place a vertical plane which contains geographic axis is known as geographic meridian. तो हम पहले मेरिडियन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे. तो इमेजिन एक प्लेन है which contains this geographic axis. तो ऐसा है. तो ये आ गया आपके पास जियोग्राफिक मेरिडियन, इसको नाम दे देंगे जियोग्राफिक मेरिडियन. तो डिफाइन भी कर लेते हैं. लेट्स डिफाइन जियोग्राफिक मेरिडियन. वैसे you can alternatively define geographic axis as a straight line which passes through what? Through geographic poles of Earth. ये पता है ये क्या है? This is geographic North Pole, and here you have geographic South Pole, right? So geographic South Pole. तो ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो उसको, geographic axis को. A straight line passing through geographic North and South poles of Earth. Then let us define geographic meridian. So at any place a vertical plane which contains geographic axis is known as geographic meridian. तो ये भी टू डायमेंशनल सरफेस ही है. इट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल सरफेस, राइट? ये भी एक प्लेन है, जिस प्लेन में जियोग्राफिक एक्सिस उसको बोल दोगे जियोग्राफिक मेरिडियन. देन जियोग्राफिक इक्वेटर. यू नो व्हाट इज इक्वेटर?
पता तो है, डिफाइन नहीं करते आता। What? No, it's not line. First of all, it's a circle, right? And it's a great circle. Why great circle? क्योंकि आप सर्कल तो यहाँ पे भी ले सकते थे ना। हाँ, तो you can take circle here, you can take circle here, but when you keep taking such parallel circles, you will get one circle which has the greatest diameter. तो डिफाइन कैसे करना है? पहले तो है क्या वो समझ लो। सर्कल है, यस, कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस पे है। और कहाँ पे है? एक ऐसे प्लेन में है जो ज्योग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ज्योग्राफिक एक्सिस इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन देयर इज अ प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है। उस प्लेन में क्या है? ये सर्कल है। डिफाइन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? कहां पे है ये? विच इज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर, राइट? तो डिफाइन कर दो। ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे क्या बोला था? a great circle on the surface of earth which lies, नहीं, great circle बोल जाता है diameter is maximum, which lies, कहाँ पे lie करता है? which lies in a plane perpendicular to geographic axis is known as geographic equator, right? Then अब ये तो हो गया सब ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म्स। नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस। आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, यू आर अलाइव, आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज अ वेरी लार्ज बार मैग्नेट। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज लाइक अ बार मैग्नेट, so earth can be treated as a very large bar magnet. You can treat earth as this, a very large bar magnet, right? अब you should know, आपको ये पता होना चाहिए, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में आता है मैग्नेटिक साउथ पोल। सो दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। और जियोग्राफिक साउथ पोल के नियर आता है मैग्नेटिक नॉर्थ। उल्टा है ये। तो अगर आप यूरोप में खड़े हो नियर द पोलर रीजन्स, तो यू विल से आई एम एट द नॉर्थ पोल। हाँ, लेकिन जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, बट इन रियलिटी यू आर नियर टू मैग्नेटिक साउथ पोल। तो जो फील्ड लाइंस है, दे गो समथिंग लाइक दिस। मैंने बताया था ना कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फील्ड लाइंस कहां से कहां तक होते हैं? नॉर्थ टू। तो फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बाय द वे। अभी लूप भी नहीं दिखा सकता फिर मैं, आई विल नॉट शो लूप। दे फॉर्म लूप बट आई विल नॉट शो लूप हियर। दे आर समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फील्ड लाइंस वी आर प्रोटेक्टेड, राइट? तो अब दिख तो अच्छा रहा है बहुत, लेकिन मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू ड्रॉ मोर थिंग्स हियर। सॉरी। गुड। अब इमेजिन, ज्योग्राफिक एक्सिस आपने डिफाइन किया था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इट इज दिस लाइन। इसको बोलोगे मैग्नेटिक एक्सिस। स्ट्रेट लाइन passing through magnetic
north and magnetic south poles of Earth is known as magnetic axis. So similarly, जैसे आपने लिखा at any place a vertical plane, अब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन बोल नहीं सकते क्योंकि वर्टिकल प्लेन तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो सिर्फ बोलोगे प्लेन. यहाँ पे आप बोलोगे you will say at any place a plane which contains magnetic axis is known as magnetic meridian. So सबसे this is what I like the most. Copy and paste. No, do not hear such words. Right? So, okay, I am promoting cheating. No. So magnetic meridian at any place, a plane which contains magnetic axis is known as. Exactly. Good. And definition number 5. So 5 number. Magnetic meridian. At any place, a plane which contains magnetic axis is known as magnetic meridian. Right? अब जैसे आपने डिफाइन किया था जियोग्राफिक इक्वेटर, वैसे आप डिफाइन करोगे मैग्नेटिक इक्वेटर. अब डिफाइन कैसे करेंगे? सेम ऑन द सेम लाइंस. जैसे यहाँ पे बोला अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ which lies in a plane perpendicular to geographic axis की जगह पे magnetic axis is known as magnetic equator. So let's show magnetic equator here. So great circle on the surface of Earth. ऐसा है ये, right? So this is magnetic equator. तो define कर देंगे. Let us define magnetic equator. Magnetic equator. A great circle on the surface of Earth. कहाँ था? Which lies in a plane perpendicular to magnetic axis is known as magnetic equator. Good. Then, because we are running short of time, अभी इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं. But important is next is magnetic declination. Magnetic declination. What do you mean by that is, देखो अब ऐसा है, as you see, magnetic meridian जो मैंने ड्रॉ नहीं किया मैं कर देता हूँ, right? Magnetic meridian पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. So this is something like that. ये एक प्लेन है which contains what? अरे which contains what? Magnetic axis. Very good. तो ऐसा एक प्लेन है. Fine. Now you can see ये जो magnetic meridian है और जो geographic meridian है, they are not overlapping but they are inclined to each other at some angle. तो ये जो एंगल है इसको आप बोलते हो magnetic declination. Right? So we see that geographic meridian and magnetic meridian are inclined to each other at some angle. This angle is called as magnetic declination. It is basically how much is the angle of deviation. Overlap नहीं हुआ तो एंगल बना. एंगल कितना बना उसको क्या बोलोगे? Magnetic declination. Then next and last definition is angle of dip. Angle of dip. वैसा है, imagine ये जो magnetic meridian है, the one in the white, इसको मैं
पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिस इज अ प्लेन विच कंटेन्स मैग्नेटिक एक्सिस। देन एज यू नो कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन में कुछ एंगल बनता है। तो लेट मी ड्रॉ जियोग्राफिक मेरिडियन। तो लेट्स टेक जियोग्राफिक मेरिडियन। एक मिनट। यस, तो ये आ गया आपका यहाँ पे जियोग्राफिक मेरिडियन, मोर और लेस, राइट। तो व्हाट यू हैव इज इट्स लाइक अ बुक बेसिकली। तो ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों में जो एंगल बना ये है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। अब if I take a compass, you know, compass which gives you direction, right? So compass will always point in the direction of Earth's magnetic field. उसको हम बोलते हैं, उसमें जो निडल होता है ना पॉइंटर, उसको आप बोलते हो डिप निडल। डिप निडल, वो जो कंपास आप डायरेक्शन के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिप निडल। तो अगर मेरे पास एक कंपास है, उसका डिप निडल मतलब जो पॉइंटर है जो हमको डायरेक्शन बताएगा, उसको बोलते हो डिप निडल। तो डिप नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, मतलब जो डायरेक्शन डिप नीडल का है वही डायरेक्शन किसका है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। देन द एंगल मेड बाय डिप नीडल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, रिमेंबर दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, राइट। एंगल मेड बाय किसने बनाया, डिप नीडल ने। किसके साथ बनाया, हॉरिजॉन्टल। या फिर डिप नीडल मतलब कौन सा डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। so the angle made by dip needle or earth's magnetic field with respect to horizontal is called as angle of dip delta. एंगल ऑफ डिप क्या है, फिर डिप नीडल ने या फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलोगे एंगल ऑफ डिप। अब वेरी ऑब्वियस। और ये क्या था, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था। इसका मतलब मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, एक यहां जाएगा और एक यहां पे। ये कंपोनेंट क्योंकि डेल्टा को लग के है तो कॉस होगा, ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी कॉस ऑफ डेल्टा। ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी साइन डेल्टा। तो वी कैन सी फ्रॉम डायग्राम दैट horizontal component of Earth's field is B cos delta, whereas vertical component is B sin delta. अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है BB by BH इक्वल टू BB कैंसल sin डेल्टा बाय cos डेल्टा इसको tan डेल्टा। मतलब मुझे अगर एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है तो मुझे पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, उसका tan इनवर्स लेना पड़ेगा, एंड देन आई विल गेट एंगल ऑफ डिप। एंड एंगल ऑफ डिप विल टेल यू वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। गुड, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।